उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सरकार और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे किसान भाई खुशहाल हो। कल केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया संसद में। ये किसानों के लिए खुशहाली की ओर बढ़ते कदम का द्योतक नजर आया। इसमें बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए, जैसे आने वाला वर्ष 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। एमएसपी मूल्यों पर रिकॉर्ड भुगतान किए जाएंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खेती किसानी की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, कृषि एवं किसान कल्याण के लिए किए कई प्रावधान। किसान बीजोत्पादन को बनाए आमदनी का जरिया, और किसान भाई गेहूं में मोयला रोग पर करें नियंत्रण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया, जिसमें एमएसपी पर फसल खरीद के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया। साथ ही किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष 2022-23 का बजट संसद में पेश किया। Agriculture, the procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget, and organic farming, modern day agriculture, value addition, and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. कृषि वैज्ञानिकों ने किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि किसान फसल उत्पादन के साथ बीजोत्पादन करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा पर गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन विषय पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में किसानों को विभिन्न फसलों के बीजोत्पादन के तौर तरीकों की जानकारी प्रदान की गई। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर CM यादव ने कहा कि किसान को फसल उत्पादन से ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने किसानों को बीजोपचार विधियों की भी जानकारी दी। प्रशिक्षण में प्रोफेसर LL पंचाल ने किसानों को परंपरागत और समन्वित कृषि प्रणाली का अंतर बताते हुए बीज को आमदनी का बेहतर जरिया बताया। उन्होंने कहा कि बीजोत्पादन से कृषि लागत में कमी आती है, आय में बढ़ोतरी के साथ साथ दूसरे किसानों को भी शुद्ध बीज उपलब्ध हो पाता है। KVK के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर KC नागर ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए केंद्र पर कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र से किसानों के लिए उन्नत कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में मोयला रोग के प्रकोप से इसकी पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। आप उचित कृषि रसायनों का उपयोग कर इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं की फसल में दिसंबर माह के बाद मोयला कीट का प्रकोप शुरू होता है। फसल में इस कीट का प्रकोप फरवरी माह तक बना रहता है। यह रस चूसक कीट है। इससे पौधा कमजोर होता है, जिसके कारण उपज में गिरावट आती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई डायमिथोएट 30 EC 1 लीटर दवा का 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्थायी और टिकाऊ खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है इफ़को के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर RPS यादव जी को। आइए मिलते हैं इनसे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि टिकाऊ खेती से क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुत सही आपने बात कही कि अभी जो सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया और उस बजट में खेती को लेकर के बहुत चिंता थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। और वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर मृदा स्वस्थ है तो हमारा खेत भी हरा भरा रहेगा। इस तरह से अगर जो प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारे प्रधानमंत्री साहब चिंता करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ज़मीन है या जिस ज़मीन से हम पैदावार ले रहे हैं उसमें लगातार उत्पादन घट रहा है और हम उसमें लागत ज़्यादा डालते जा रहे हैं। अगर हम ये देखें कि अगर लागत भी मेरी कम रहे और मेरा उत्पादन भी बढ़े और आगे ऐसे ही हम अगर उत्पादन लेते रहे तो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी और हमारा जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए जिस तरह की हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं उसको हम टिकाऊ खेती कहते हैं। यादव साहब, आपने बताया कि उत्पादन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है, ये भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। बहुत सही बात है कि देखिए, हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन उपजाऊ कितनी है, उसके अंदर पोषक तत्व कितने हैं, ये हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता है। उसको हम कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी उर्वरा है। लेकिन उस ज़मीन से कितना उत्पादन आ रहा है, कितनी उत्पादकता आ रही है, वो चीज़ें हमें निर्धारित करती हैं कि हमारी ज़मीन उर्वरक तो है, लेकिन जो मकसद हमें चाहिए कि हमारी जो उत्पादन बढ़ना चाहिए, उत्पादन उतना नहीं है। तो मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि हमारी ज़मीन के अंदर उर्वरा शक्ति में पोषक तत्व तो होते हैं, लेकिन वो ज़मीन को पौधे उनको ले नहीं पाते ज़मीन से। अगर वो पौधे अच्छी तरह से उन पोषक तत्वों को ले पाते हैं और उनको अनाज के रूप में, सब्जी के रूप में, फल के रूप में उत्पादक ज़मीन करती है, तो ऐसी ज़मीनें हमें उत्पादकता कहलाती हैं। और इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है कि हम लगातार अपनी खेती में बहुत तरह के रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी उत्पादकता बढ़ नहीं रही है। अगर ये उत्पादकता बढ़ेगी नहीं तो हमारी जो जनता के लिए, हमारे देश के लिए जो खाद्यान्न की आपूर्ति है, उसमें हमें एक गंभीर विषय बन जाएगा। तो हमें इस समय ये सोचना है कि अधिक से अधिक उत्पादन बिना ज़मीन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, कोई समझौता न करते हुए हम कैसे उत्पादनता बढ़ाएं, इस पर हमें जोर देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमारी उत्पादकता के साथ कहीं हम ऐसा न कर दें कि हम अपनी ज़मीन को बंजर बना दें, तो हमें अपनी ज़मीन के स्वास्थ्य और उत्पादकता दोनों पे संतुलन बना रखना पड़ेगा। किसान भाई अपना उत्पादन बढ़ा सकें
टिकाऊ खेती कैसे अपनाएं, कैसे बढ़ाएं? तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि जैसे हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं कि अच्छा इसकी जांच करा के लाइए। अगर आपकी जांच में जो बीमारी निकल के आती है उस हिसाब से डॉक्टर उसका उपाय करते हैं जी। इसी तरह से हमारे किसान भाई अभी तक इस जो ज़मीन का जो स्वास्थ्य है उनके बारे में अनभिज्ञ रहते हैं और सीधे कहते हैं कि चलिए हम तो अपने खेती कर रहे हैं, बरसों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन उनको अपनी ज़मीन की जो स्वास्थ्य है उसके बारे में कोई पता नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमारे किसान भाई अपनी ज़मीन का स्वास्थ्य जांच कराएं और सरकार की तरफ से स्वास्थ्य कार्ड, मृदा जांच कार्ड भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि मेरी ज़मीन के अंदर किस चीज़ की कमी है, अगर मैं उस ज़मीन में वही चीज़ डालूँगा, उन्हीं पोषक तत्वों की पूर्ति करूँगा, तब जा कर के मुझे जो वांछित उत्पादन है वो मिलेगा। दूसरी चीज़ आप ये देख रहे हैं कि अभी हमारे किसान भाई यूरिया में नाइट्रोजन का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, फास्फोरस और पोटास का बहुत कम मात्रा में करते हैं। सामान्य तौर पर एक जो वैज्ञानिक आधार है कि 4 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटास में उपयोग करना चाहिए। इसका जो संतुलन है वो गड़बड़ाया हुआ है और इसके संतुलन के गड़बड़ाने से हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य बहुत विपरीत प्रभावित हुआ है। ज़मीन में जब तक हम अपना संतुलन नहीं बनाएंगे पोषक तत्वों की, जैसे अगर हम देखें कि हम बैंक में पैसा डालते जाते हैं और निकालते जाते हैं और डालना बंद कर दें और निकालते रहें तो एक दिन बैंक हमसे मना कर देगी। वही स्थिति हमारी ज़मीन की है। हम ज़मीन में से 3 फसलें ले रहे हैं और लेकिन उनकी जो ज़रूरत है, खुराक है, उसको हम नहीं दे रहे। तो हमें ये संतुलन बनाने की ज़रूरत है कि हमें उसमें जो वांछित पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उनको संतुलित रूप में कराएं। तो एक तो हम ये काम मृदा परीक्षण के कार्यक्रम से कर सकते हैं। दूसरा आप ये देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन के अंदर रासायनिक खादों के उपयोग करने से जो सूक्ष्म जीव पोषक जो जीव थे उनमें कमी आ गई है। तो सूक्ष्म जीवों को संतुलित बनाने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें बहुत सारे उत्पाद हमारे बाज़ार में उपलब्ध हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो जैविक खाद हैं उनका हमें उपयोग करेंगे तो हमारी जो ज़मीन, देखिए जैसे हम रासायनिक दवाइयाँ खाते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी होती है, उसी तरह से ज़मीन भी हमारी एक जिंदा स्वास्थ्य की तरह से है। अगर हम जितने ज़्यादा रासायनिक खाद उपयोग करेंगे तो ज़मीन का स्वास्थ्य निश्चित रूप से एसिडिक होगा, अम्लीय होगा और उस अम्लीय को सुधारने के लिए हमें संतुलन और जैविक खादों के ऊपर जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि हमें संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना है। कल बजट घोषणा में भी ये बात कही गई कि हम उर्वरकों के उपयोग पर निर्भरता कम करेंगे, पोषण युक्त खेती को अपनाएंगे, जीरो बजट फार्मिंग को अपनाएंगे। इस पे भी ज़रा हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। देखिए, बहुत अच्छी पहल हुई है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सोच है कि जीरो बजट फार्मिंग, कम लागत की खेती, लागत कम बढ़े, किसानों की आमदनी बढ़े, उसमें इफ़को ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आप देखेंगे कि यूरिया जो अभी पूरे देश में सबसे अधिक उर्वरक के रूप में उपयोग होता है और उस यूरिया के लिए बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, सप्लाई नहीं होती, बहुत परेशानियां होती हैं। उसमें एक इफ़को ने नैनो यूरिया के नाम से एक उत्पाद तैयार किया है और मैं एक बता दूं कि जो किसान हमारे सामान्य यूरिया यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसमें से सिर्फ 30% भाग ही उपयोग में आता है, शेष भाग उसका ज़मीन में रह जाता है या वातावरण में उड़ के चला जाता है। अब हमारी ये पहल थी, हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय इफ़को ने, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमें किसानों की वास्तव में आमदनी बढ़ानी है और उनकी लागत कम करनी है तो उन्होंने नैनो यूरिया का उपयोग कराया और इस नैनो यूरिया की एक 500 ml की जो 500 ml की बोतल है वो एक बोरी यूरिया 45 किलो यूरिया के बराबर है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया चूँकि ये छिड़काव के रूप में उपयोग होता है, यूरिया इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर नाइट्रोजन है और इसके प्रभाव से, इसके उपयोग करने से ये पत्तियों पर छिड़काव जाता है, ज़मीन से इसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इफ़को ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है उसको पूरा करने के लिए इफ़को नैनो यूरिया का इजाद किया है और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। यादव साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमको दी। कार्यक्रम के अंत में हमारे किसान भाइयों को कुछ इफ़को द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में और कल के बजट के बारे में संक्षिप्त कुछ अच्छी बातें और बताइए। किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि ये जो बजट पेश हुआ है उस बजट में की जो मूल धारणा है कि हम अपने रासायनिक खादों को कम उपयोग करेंगे, उसके लिए नैनो यूरिया इफ़को की तरफ से आया हुआ है, उसका उपयोग करें।
अपनी मिट्टी की जांच कराएं और जैविक उर्वरकों का उपयोग करें तो निश्चित रूप से। उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि दलहन जो हमारी खेती है, दलहन की जो फसल चक्र है उसको ज़रूर अपनाएं, तो निश्चित रूप से हमारी जो मृदा है जो कमज़ोर हो रही है, अस्वस्थ हो रही है, उसको हम बेहतर तरीके से संजो पाएंगे, बेहतर तरीके से उसका रखरखाव कर पाएंगे और हमारी जो उत्पादनता है उसको भी हम बढ़ा पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दी। किसान भाइयों, स्वस्थ धरा और खेत हरा, यही आज हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य था। आप उर्वरकों का उपयोग कीजिए मगर संतुलित मात्रा में। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से
या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। किसान भाइयों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम में बताई जाने वाली सारी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं यदि आप हमें और भी अपनी राय भेजें। आपके क्या सुझाव हैं? क्या हमारे कार्यक्रम में आप कुछ देखना चाहते हैं या आपने कोई नवाचार किए हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमारा पत्र लिखने के लिए पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। नमस्कार।